हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस बायोलॉजी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिव शंकर गौतम। अभी तक हमने देखो सारे सेल लगभग पढ़ लिए हैं और ये एक टॉपिक बचा था माइक्रो बॉडीज। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देखी होंगी और नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। और अभी आप टॉपिक पे आते हैं। जब माइक्रो बॉडीज में क्या क्या है, एक तो है पैरोक्सिसोम, स्पिरोसोम और ग्लाइकोसोम। ठीक है ना। इनमें एक कॉमन बात यह है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है तीनों ही, इसलिए मैंने इसमें तो लिख दिया, इसमें एजन लगा दिया है। तीनों कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके पैरोक्सिसोम के बारे में। पैरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ पैरोक्साइड्स। ठीक है ना। और जब पैरोक्साइड का सिंथेसिस करता है तो इसके एंजाइम्स में इसमें होंगे। तो ये एंजाइम्स इसमें क्या क्या होता है? जैसे ग्लाइकोलेट और ऑक्सीडेज। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें सिंथेसिस के लिए, ये पैरोक्साइड सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम्स होते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने वाला भी एंजाइम होता है और इसको हम कहते हैं कैटालिस, है ना। इसके और इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि ये जो है पैरोक्सिसोम, ये फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट करता है। फोटो रेस्पिरेशन में किसके साथ? ये क्लोरोप्लास्ट और माइटो। फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल्स भाग लेते हैं। एक तो पैरोक्सिसोम हो गया और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा है स्पिरोसोम। स्पिरोसोम के बारे में एक तो बात यही हो गई कि ये सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरा ये है कि इट स्टोर्स फैट, यानी कि फैट स्टोरेज। अब फैट स्टोरेज है और सिंथेसिस ऑफ फैट, दोनों ही काम करता है। ये सिंथेसिस भी करता है और स्टोर भी करता है। तो अगर ये फैट सिंथेसिस और स्टोर करता है तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये ऑयल सीड्स के अंदर, यानी एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स। एंडोस्पर्म में ही तो स्टोर होता है ये जो है ऑयल फैट। तो ये कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स। और इसके अलावा इसमें देखिए इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, अच्छा मैंने एक और ऑर्गेनेल पढ़ाया था जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते थे। कौन सा था? वो लाइसोसोम, है ना। तो ये जो है लाइसोसोम, इसको हम कंसीडर करते हैं प्लांट्स में लाइसोसोम की तरह, प्लांट्स लाइसोसोम की तरह कंसीडर करते हैं। और ये ओरिजिनेट होता है एसीआर से। ठीक है ना। एसीआर से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखो तीसरा है ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम के बारे में ये क्या? कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल में के एंजाइम्स इसमें मिलते हैं। तो ग्लाइकोलेट साइकिल में क्या होता है कि ये फैट जो है कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फैट का कन्वर्जन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फैट से कार्बोहाइड्रेट को बनना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। इसके बाद देखो फाउंड इन, मिलता कहाँ कहाँ है? फाउंड इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। फैटी सीड्स का जिनसे ऑयल हमको ऑब्टेन करते हैं, जैसे कैस्टर है, ग्राउंडनट है, इनके जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ये मिलेगा। और एक बात और याद रखना, ये इन एनिमल्स ग्लाइकोलेट जो एंजाइम है ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये प्लांट्स का कैरेक्टर है। ठीक है। इसके बाद 2 वर्ड्स और हैं जो हमको डिस्कस करना था। एक तो कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप है रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम नंबर। कैरियोटाइप क्या करता है? कैरियोटाइप के अंदर क्या क्या आता है? देखो क्रोमोसोम रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रोमोसोम नंबर, उसका शेप, साइज, पोजीशन ऑफ क्रोमोमियर्स एंड प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटेलाइट इन द स्पीशीज। ठीक है ना। इतनी सारी चीजों को कैरियोटाइप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। याद रखना ताकि क्योंकि क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ लेता है। और एक वर्ड है इडियोग्राम। इडियोग्राम क्या है? इडियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये किसका? यही क्रोमोसोम्स का। और इसमें क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को डिसेंडिंग, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया इडियोग्राम। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन के बारे में, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन भी लगा लिया करो
जिससे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जो कुछ अगर नहीं उसमें समझ में आता है या आउट ऑफ को लगता है कि थ्योरी में नहीं पढ़ाया गया, तो अभी हम जो है जो टॉपिक खत्म होने के बाद हम उसके क्वेश्चन भी कराएंगे, और उसमें जो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी होगा तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप जब भी वीडियो देखते हैं और कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या आपको कम लगता है या सही नहीं लगता है, तो उसको कमेंट में लिख करके भेज दिया करो, ठीक है। देखो, स्टडी जो होती है वो रेगुलर प्रोसेस है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज एक दिन बैठ के हमने 4 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ा, तो ये ऐसे नहीं चल पाता है। भले ही जिसको देखो, जैसे 1 या 2 टॉपिक आप पढ़ो डेली, तो उससे क्या होगा, लगेगा आपको यार 1-2 टॉपिक से क्या होगा, है ना। होगा क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लो 2 टॉपिक एक दिन में पढ़े, ठीक है ना, तो 2 से एक हफ्ते में कितने हुए, 14। पूरे महीने अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 60 टॉपिक्स, है ना, 60। अगर आप ऐसे समेशन करके देखोगे, जब आप 1 महीने बाद एनालाइज करोगे, मैंने 60 टॉपिक पढ़ लिया, यानी एक अच्छा खासा पार्ट मैंने उसका कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक स्लो ही प्रोसेस है, और लेकिन रेगुलर है, ठीक है ना। तो एकदम से कुछ मिलता नहीं है। तो स्टडी में या कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और टाइम लग रहा है इसका मतलब आप गलत नहीं जा रहे हैं, टाइम लग रहा है तो इसका मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।